हेलो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें आप एक ज़बरदस्त पिज़्ज़ा शॉप चलाते हैं जिसका नाम है चीज़ी मैथ पिज़्ज़ा। दिन भर आपने बड़े जोशो खरोश से पिज़्ज़े बनाए, लेकिन जैसे ही दिन ख़त्म हुआ तो आपको एक कॉल आती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है कि सब कुछ बिक गया लेकिन ऑर्डर लिस्ट गायब हो गई। अब आपके फेस पे वही एक्सप्रेशंस हैं जो मैथ्स के इम्तिहान में पहला सवाल देखकर स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि मैंने तो इन्वर्स मैट्रिक्स को सीखा हुआ है और उसकी मदद से मैं जान सकता हूँ कि मैंने कितने पिज़्ज़ास बनाए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन्वर्स मैट्रिक्स को रियल लाइफ में यूज़ करेंगे, यानी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए और इन्वर्स मैट्रिक्स की मदद से आप ये फाइंड करेंगे कि आपने दिन भर में कितने पिज़्ज़ा सेल किए। तो इसका मतलब है सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपने एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की। तो उसके लिए आपको एक डो चाहिए थी, आपने एक डो चूज़ की, और चीज़ चाहिए थी और वेज उसमें नहीं यूज़ होती तो इसलिए वेज आप नहीं यूज़ करेंगे। फिर पेपरोनी के लिए आपने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे कि एक पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए। इसी तरह से आपने वेजी के लिए भी लिखे। अब आप एक्स वैल्यू किसको नाम दे रहे हैं, नंबर ऑफ मार्गरीटा सॉल्ट, यानी जितने मार्गरीटा पिज़्ज़ा सेल हुए उनको आपने एक्स का नाम दे दिया, और वाई नंबर ऑफ पेपरोनी सॉल्ट, यानी पेपरोनी पिज़्ज़ा जितने सेल हुए उनको आपने वाई का नाम दे दिया, और जेड आपने नंबर ऑफ वेजी को नेम दे दिया, यानी जितने वेजी पिज़्ज़ा सेल हुए उनको आपने जेड का नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, आप टोटल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे इन अ डे, यानी कितने आपने यूज़ किए। तो आपने 200 यूज़ की, जो कि आपके पास इसका नॉलेज है कि आपने 100 यूज़ की हैं। 85 आपने चीज़ यूज़ की और वेजेस आपने 130 यूनिट्स यूज़ किए। अब आप क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में इसको पुट कर देंगे सारी इंफॉर्मेशन को, यानी आप इससे इक्वेशंस बनाएंगे। एक्स की वैल्यूज अब फर्स्ट मार्गरीटा में है तो मार्गरीटा की सारी वैल्यूज एक्स के साथ आएंगी, क्योंकि एक्स को हमने मार्गरीटा का नाम दिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 1x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये हमने डो की क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई। फिर हमने चीज़ की बनाई और वेजी की बनाई अकॉर्डिंग टू पिज़्ज़ास नेम, यानी मार्गरीटा और फिर चीज़ और फिर वेजी पिज़्ज़ास, सॉरी मार्गरीटा यानी मार्गरीटा, पेपरोनी और वेजी पिज़्ज़ास के अकॉर्डिंग हमने सारी इंफॉर्मेशन इन इक्वेशंस में पुट कर दी। इक्वेशंस में पुट करने के बाद अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखने के बाद आप वेरिएबल्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, और इक्वल में जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में बंद कर दिया। अब आप इसको नेम देंगे, और ये नेम आप खुद से सपोज कर रहे हैं, कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे ए नेम हमने किसको रख दिया है, कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को हमने ए नेम दे दिया, और ए यानी ये ए मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, तो इसको एक्स का नेम दे दिया। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इंग्रेडिएंट्स का मैट्रिक्स, तो इसको बी का नाम दे दिया। इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन जाएगी कि इसकी जगह ए आ जाएगा, ये एक्स बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। तो ये इक्वल हो गया ए एक्स इक्वल बी के। अब हम इसको इन्वर्स की मदद से इन मैट्रिक्स इन्वर्स की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि ए अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है, ए इन्वर्स हो जाता है। तो इसलिए एक्स इधर ही जाया जाएगा, ए उधर जाके दूसरे साइड पे जाएगा, ए इन्वर्स बन जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे, यहाँ पे इस इक्वेशन के दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है कि इसका हम लिखते हैं फॉर्मूला ए 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम जानते हैं कि ए इन्वर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसमें पहले क्या करेंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लेंगे। तो ए के कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए की हर वैल्यू को हम इसके डिटर्मिनेंट से, ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। अब ए इन्वर्स आएगा तो उसको हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपल एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका मतलब हमें फिर सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा ए इन्वर्स।
तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने अभी बात की थी कि पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए ये स्ट्रेट लाइन यूज़ होती हैं, इसलिए हमने इसकी ये नोटेशन लगा दी, यानी स्ट्रेट लाइन में इसको लिख दिया। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसको हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, यानी इसको खोलेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, यानी ये 1 लेंगे और 1 के साथ ये एंट्री A11 है, A11 है, इसका ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में आ रही है, इसलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ के बाकी वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, यानी इसका जो स्क्वायर में मैंने लिखा इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो फिर ये क्या आ जाएगा, 1 बाहर आ गया, यानी ये फर्स्ट एंट्री जो थी ये बाहर आ गई, फर्स्ट रो भी छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दिया, और फिर क्या बचा 1, 0.5, 1, 2, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें कि नेक्स्ट वैल्यू हम क्या लेंगे, सेकेंड एंट्री लेंगे, ये A12। अब हम लेंगे A12 यानी ये वाली सेकेंड एंट्री, और याद रखें कि सेकेंड एंट्री पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर से प्लस आता है। 3/3 मैट्रिक्स का रूल हमें पता है कि इसके साइन हमें याद रखने होते हैं। फर्स्ट एंट्री के साथ हम प्लस लगाते हैं, फिर सेकंड के साथ माइनस लगाते हैं, और फिर थर्ड के साथ प्लस लगाते हैं। तो अब सेकंड एंट्री के साथ आ गया 1, माइनस आएगा और -1 आया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एंट्री किस में आ रही है, फर्स्ट रो में आ रही है और सेकंड कॉलम में आ रही है, तो इसलिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी उनका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो क्या बचा 1, 0.5, 0, 2। इसी तरह से अब थर्ड एंट्री की बारी है, तो थर्ड एंट्री क्या होगी, +1 हम लिखेंगे, और ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रही है तो ये कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1, 1, 0, 1, तो ये हमने लिख दिया। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि 1 तो उसी तरह से आ जाएगा, इसका हम डिटर्मिनेंट खोल लेंगे, और 2/2 का हम जानते हैं कि हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 1 को 0.5 से करेंगे तो 0.5 आएगा। और मिड में साइन हमेशा डिटर्मिनेंट 2/2 का मैट्रिक्स खोलते हुए माइनस यूज़ होता है। इसी तरह से ये -1 उसी तरह से आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर +1 उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2 - 0.5, 1.5, 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 ही आ गया, 2 - 0 2 आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिखने के बाद हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, यानी प्लस माइनस सॉल्व करने के बाद इस पूरे को, तो हमारे पास आंसर क्या है 0.5। 0.5 क्या है, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया। अब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो इन्वर्स के लिए हमें क्या करना होगा, फिर अर्जॉइंट चाहिए होगा। तो 3/3 मैट्रिक्स है, हमें पता है कि इसके लिए कोफैक्टर्स चाहिए होंगे, तो कोफैक्टर्स सबसे पहले हम ले लेते हैं A11। अब A11 फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि इसमें लिखते हैं हम -1 की पावर, ये 1 है तो इसका मतलब 1 + 1, इसकी पावर में हम लिखेंगे 1 + 1। इसको आप याद रखें कि इसकी पावर में लिखा जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू ऐसे आई कि ये हमारे पास A है, क्योंकि हम 1 फाइंड कर रहे हैं, तो A11 कौन सा है, ये है, यानी ये जो फर्स्ट एंट्री है ये हमारे पास क्या है, A11 है। तो अब इसको हम ये फर्स्ट एंट्री जिस रो और जिस कॉलम में आ रही है उसको छोड़ देंगे, बाकी वैल्यूज़ लिखेंगे, तो 1, 0.5, 1, 2 बचा। इस तरह से हमने A11 लिखा। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब ये इसको हम क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा, और -1 की पावर अगर 2 आती है, इवन पावर आए तो हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, और अगर ऑड पावर आए तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है, ये आपको याद रखना है। इवन पावर हो तो पॉजिटिव और ऑड पावर हो तो नेगेटिव साइन यूज़ होता है। तो क्योंकि इसकी पावर इवन हो जाएगी इसलिए प्लस आ गया साथ, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ गया, यानी A11 हमारे पास आ गया 1.5। ये हमने फर्स्ट कोफैक्टर का जो फर्स्ट एलिमेंट था A11 वो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम A12 भी फाइंड करेंगे, उसके लिए भी सेम वैल्यू वही होगी कि 1, 2 है तो -1 की पावर 1 + 2 लिखेंगे, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। याद रखें कि फर्स्ट वाली रो होती है, सेकंड वाला कॉलम होता है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम छोड़ देंगे, जो A के बाकी वैल्यूज़ बचेंगी वो हम लिख देंगे। तो ये डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट में हमने लिखा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मिड में साइन माइनस यूज़ होगा, वही सेम रूल है। तो अब इसको सॉल्व किया, -2 आ गया। थर्ड कोफैक्टर हमारे पास A13 होगा। इसी तरह से हमने A मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A13 वही -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे और बाकी बची वैल्यूज़ लिखेंगे। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, पावर 4 आई यानी इवन आई तो प्लस साइन आ गया,
इसका डिटर्मिनेंट खोल देंगे तो ये हमारे पास 1 आ गया, A13 आ गया। इसी तरह से A21 आया तो सेकेंड वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ेंगे, बाकी वैल्यूज हम बची हुई वैल्यूज लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो A21 की वैल्यू -1, A22 कैसे आएगा, -1 की पावर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव देगी। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, बाकी वैल्यूज लिख देंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, इसी तरह से A23 हम फाइंड कर लेंगे तो A23 के लिए 2 + 3 आएगा, 5 आएगी पावर, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। अभी बताया था कि इवन पावर हो तो पॉजिटिव आता है, ऑड पावर हो तो नेगेटिव आता है। 2 + 3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो हम लिख देंगे। और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आई -1। A31 उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, -0.5 आ गई वैल्यू। A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी बची वैल्यूज लिखेंगे, इनका डिटर्मिनेंट खोलेंगे और फिर माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखें 0.5 -1 कितना होता है, -0.5, और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और 0.5 आ जाएगा। A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, बाकी वैल्यूज लिखेंगे, इनको एक्सपेंड करेंगे, 1 1 सा 1 होता है। इसी तरह से 1 - 1 कितना होगा, 0, और 3 + 3 6 हुई पावर, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आया है, तो ये 0 हो गया। और 0 से प्लस को मल्टीप्लाई करें या ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 0 आ गया। ये हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, हम कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो ये यहाँ पे हमने सारे कोफैक्टर्स पहले लिखे, अब इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, 0.5, और जॉइंट ऑफ ए क्या आया, ये हमने अभी फाइंड किया था, हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम हर वैल्यू को 0.5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये कितना आ गया 3, -1 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये -2 आ जाएगा। फिर 1 से डिवाइड करेंगे -0.5 से 0.5 को डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को हमने 0.5 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, यानी ये हमारे पास क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है। अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है, तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें बी से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम x की वैल्यूज जानते हैं, x y z, ये हमने x की वैल्यूज पुट कर दी, ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी वो पुट कर दी, और b की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी। अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते होते हैं इसको मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करें इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें कि 3 को 100 से पहले करेंगे तो 300, फिर -2 को 85 से करेंगे तो -170, और -1 को 130 से करेंगे तो -130, ये लिख दिया। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया। अब थर्ड रो की बारी है, तो थर्ड रो को हम कॉलम से करेंगे तो फिर से यहाँ पे लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व किया आपने, कितना आया 300 -170 -130 कितना हो गया 0, और इसको भी सॉल्व कर लिया, ये 70 आ गया। 200 -170 कितना होता है 30 होता है। तो ये हमारे पास x, y और z की वैल्यूज़ आ गई। अब बारी आई हमारे पास फाइनल आंसर की, यानी हमारे पास जो पिज़्ज़ा की वैल्यूज़ थी वो आ गई। मार्गरीटा की हमारे पास वैल्यू 0, y हमारे पास 70 आ रहा है, और z हमारे पास क्या है 30 आ रहा है। तो फिर दिन भर में हमने कितने पिज़्ज़ा सेल किए, हमने 100 पिज़्ज़ा सेल किए। तो इनवर्स मैट्रिक्स ने बड़ी आसानी से हमें बता दिया कि आज हमने मार्गरीटा पिज़्ज़ा कोई भी सेल नहीं किया, जबकि 70 हमने पेपरोनी पिज़्ज़ा सेल किए और 30 वेजी पिज़्ज़ा सेल किए। तो ये हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया इनवर्स मैट्रिक्स की मदद से। तो अब आपका चेहरा सेम वैसे हो जाता है जैसे मैथ का सवाल पहली बार सही हो जाए। तो बच्चों फिर सबक क्या है, सबक ये है कि मैथ बोरिंग नहीं, बस इसका जायका निकालना आना चाहिए, चाहे वो फिर पिज़्ज़ा वाला हो या फिर अलजब्रा वाला।